नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सिंगरौली में सामने आई बीजेपी की अंतर्कलह। 6 साल के बाद में लिए निष्कासित हुए प्रवीण तिवारी। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी से दिया इस्तीफा। चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। कलेक्टर ने मतगणना स्थल का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिया उचित दिशा निर्देश। सागर में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल ने की पीसी। बीजेपी प्रत्याशी गोपाल पर लगाए गंभीर आरोप। कहा बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर। सिंगरौली में पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। 3 मोबाइल स्नैचर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ कर रही पुलिस। छिंदवाड़ा में शहीद सुनील को नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। सभा में तमाम जनप्रतिनिधि हुए शामिल। इनामी कबड्डी का भी किया गया आयोजन। रुक करते हैं खबरों की तरफ। सिंगरौली भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित नेता प्रवीण तिवारी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के सिंगरौली कार्यालय पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रवीण तिवारी जिंदाबाद, राम सुमिरन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि बैठन कोतवाली थाने के पदस्थ उप निरीक्षक उदय करिहार के नेतृत्व में पुलिस ने बीजेपी कार्यालय के सामने से कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार चुनावी अधिसूचना लगी होने के कारण इसी प्रकार के प्रदर्शन पर रोक लगी हुई है और इस कारण से प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। फिलहाल इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच में प्रवीण तिवारी थाना पहुंचकर समर्थकों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे माननीय रात दिन बराबर खड़े रहने वाले हमारे बीच के माननीय प्रवीण तिवारी जी जैसे नेताजी को जब तक हमारे बीजेपी पार्टी को साथ नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग यहाँ पर अपना डिमांड नहीं करेंगे। और नहीं तो हम जितना कार्यकर्ता है सब हम लोग अपना इस्तीफा देने को तैयार हैं। वो और भी कई तरीके से नजर आता है। बहुत रंगीन मिजाज हमारे जिला अध्यक्ष हैं। पार्टी के काम में मैं बता रहा हूँ, मोरवा सेक्टर में एक दिन भी, एक सेकंड के लिए भी कदम उन्होंने नहीं रखा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, जबकि उनका गृह वार्ड है, एक मार्केट में कहीं उनका भ्रमण नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति है क्या? उनके हिसाब से विकास किया जा रहा है। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कराया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है ऐसे लोगों के द्वारा। लोग अपना इस्तीफा देने आए हैं। कितने बड़े पद को मिला है, उनको जब कुछ नहीं समझा गया तो हम लोग नॉर्मल से कार्यकर्ता और साधारण थे तो हम लोगों को क्या समझेगा। हम लोगों की ऐसी मजबूरी आपातकालीन आ पड़ी, इसके लिए हम लोगों को आना पड़ा। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट है, जिसको लेकर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने मतगणना स्थल पर सभी आवश्यक सुनिश्चित करने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने मतगणना स्थल पर आगमन, निर्गम और साथ ही पार्किंग, बैरिकेटिंग, गणना टैब्लो और साथ ही आपको बता दें कि लाइट, पेयजल, माइक, संचार, भोजन, चिकित्सा और साथ ही सार्वजनिकरण व्यवस्था और मीडिया कक्ष, टेंट, सीसीटीवी कैमरा सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को भी लेकर निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने जिला कोषालय के स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्ट्रांग रूम में रखे गए डाक मतपत्र और पोस्टल बैलेट पेपर की जो सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में कोषालय अधिकारी को आवश्यक निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ और आशीष तिवारी, सहायक कलेक्टर अर्पित गुप्ता, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी वृंदावन सिंह और साथ ही आपको बता दें कि संयुक्त कलेक्टर सतीश राय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने सिविल लाइन स्थित C4 भवन के सभा कक्ष में समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों सहित समस्त थाना प्रभारियों के साथ में बैठक की, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने की भी शुभकामनाएं दी। और इसके साथ में ठंड के मौसम के दृष्टिगत रखते हुए चोरी की घटनाओं के बढ़ने की संभावनाओं के मद्देनजर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों को रात में गश्त पुख्ता और मुस्तैद करने और बाहरी व्यक्तियों पर सतत निगाह रखने को भी कहा गया है। लोहागांव, पहाड़ी धोबी घाट और 11C माइनिंग के पास आईईडी की सूचना मिलते ही दंतेवाड़ा बीडीएस और साथ ही सीआईएसएफ
किरदुल की टीम ने मौके पर पहुंचकर नक्सलियों के प्लांट किए गए सीरियल बम को मौके पर निष्क्रिय किया। आपको बता दें कि नक्सली उन्मूलन अभियान के तहत में सीआईएसएफ की एक पार्टी इलाके में गश्त के लिए निकली थी, जहां पर रास्ते में पहाड़ी पर जो है वो नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आईईडी लगाया था, जिस पर सीआईएसएफ की पार्टी को वायर जमीन से ऊपर निकला हुआ दिखाई दिया, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा को दी गई और सीआईएसएफ पार्टी और बीडीएस दंतेवाड़ा की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और सीरियल बम को मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। लगातार सुर्खियों में बनी हुई मध्य प्रदेश के सागर जिले की रेहली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल ने सागर में प्रेस वार्ता की और आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने रेहली से बीजेपी प्रत्याशी गोपाल भार्गव और पुलिस प्रशासन पर जमकर आरोप भी लगाए। ज्योति ने कहा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व महिला सशक्तिकरण की बात करता है, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना जैसी बातें करते हैं और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए इतने वरिष्ठ नेता मुझे लेकर अनगल बयान भी दे रहे हैं। और ज्योति ने कहा कि अपने अनगल बयानों को लेकर यदि गोपाल भार्गव 3 दिन के अंदर माफी नहीं मांगते तो मैं और मेरे समर्थक दिल्ली में आमरण अनशन पर बैठेंगे। आपको बता दें कि खबर सागर से है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी गोपाल पर आरोप लगाए गए हैं और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया है और साथ ही आपको बता दें कि ये जो पूरी खबर है वो सागर से है, जहां पर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। और मध्य प्रदेश से सागर जिले की रेहली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल ने सागर में प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने रेहली से बीजेपी प्रत्याशी गोपाल भार्गव और पुलिस प्रशासन पर आरोप भी लगाया है। ज्योति ने कहा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व महिला सशक्तिकरण की बात करता है, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना जैसी बातें करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ही इतने वरिष्ठ नेता मुझे लेकर गलत बयान भी देते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं। ज्योति ने कहा कि इन बयानों को लेकर यदि गोपाल भार्गव ने 3 दिनों तक माफी नहीं मांगी तो मैं और मेरे समर्थक दिल्ली में अनशन पर बैठेंगे। देखिए, पूरी जो घटनाक्रम है वो 18 नवंबर को जो शाम को घटना घटी, दादा मेरे बाजू में खड़े हुए दादा अर्जुन सिंह ठाकुर और बड़े भैया देवेंद्र सिंह मिंटू चौरा, हम लोग वहां पर उपस्थित थे। ये सारी घटना हुई, पूरे मध्य प्रदेश ने देखा क्या हुआ। तो उस घटना की रात्रि में गोपाल भार्गव जी एक बयान देते हैं कि वो महिला यहाँ पर क्या कर रही थी, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आकर क्या कर रही थी। फिर उन्होंने एक दूसरा बयान दिया कि वो नेता जो है वो हनीमून मनाने के लिए यहाँ पर गड़ाकोटा आए थे। मैं पूछना चाहती हूँ कि गड़ाकोटा क्या केवल उनका अधिकार क्षेत्र है? मैं प्रत्याशी रही, मैं प्रत्याशी हूँ, उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ी, क्या मैं गड़ाकोटा नहीं आ सकती? इस तरीके से एक 75 साल के व्यक्ति जो एक जिम्मेदार पद पर है, मंत्री है, 20 साल से मंत्री है, 40 साल से विधायक है, भाजपा के वरिष्ठ नेता है, और इस तरीके से आपत्तिजनक बयान देना, मुझे लगता है कि उनको शर्म आनी चाहिए। इतनी उम्र में मैं उनकी पोती की उम्र की हूँ और मुझसे इस तरीके से बात आप देखेंगे यदि वीडियो में, तो हम लोगों की, हम मेरी नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं की आत्मा रो रही है। आज किस तरीके से उन्होंने बयान दिया है और उन्हें पूरी मध्य प्रदेश की महिलाओं से माफी मांगनी पड़ेगी। छिंदवाड़ा जिला अंतर्गत हरई जनपद के ग्राम बसूरिया में शहीद मेजर सुनील कहार को सभी ग्रामवासियों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि हर साल की भांति इस साल भी विशाल मेले का आयोजन किया गया। इनामी कबड्डी का आयोजन भी किया गया, जिसमें अर्धसैनिक वेलफेयर एसोसिएशन छिंदवाड़ा की टीम से लगभग आर्मी, बीएसएफ, एसएसबी और साथ ही एमपी पुलिस ने 50 सैनिक दल मौजूद रहे और शहीद मेजर सुनील कहार को नम आंखों से याद किया। इस कार्यक्रम में अर्धसैनिक वेलफेयर एसोसिएशन छिंदवाड़ा का विशेष योगदान रहा और साथ ही स्थानीय विधायक कमलेश प्रताप शाह और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। बसना थाना प्रभारी आशीष वासनिक और उनकी टीम ने जल्द ही कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। दरअसल आपको बता दें कि 21 नवंबर को प्रार्थियों ने बसना थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी और आरोपी डोलामणि भोई ने भी जुलाई में पीड़िता से शादी की बात कहकर जबरदस्ती कई बार शारीरिक संबंध बनाया और शादी नहीं की, जिसके बाद में मिली शिकायत पर पुलिस ने आरोपी डोलामणि भोई को हिरासत में लेकर पूछताछ करने
पर आरोपी ने अपना अपराध भी कबूल कर लिया। अपराध कबूल करने के बाद में आरोपी डोलामुड़ी को गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया है। कोतवाली थाना पुलिस ने 3 मोबाइल स्नैचर को गिरफ्तार कर उनके पास से 4 मोबाइल फोन जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि बीते दिनों सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों से बाइक सवार युवक लोगों के मोबाइल स्नैचिंग की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिसे गंभीरता से लेते हुए एसपी यूसुफ कुरैशी ने पुलिस टीम गठित कर आरोपियों की तलाश में लगाया। आपको बता दें कि एसपी के निर्देश के बाद में गठित पुलिस टीम मोबाइल स्नैचर को गिरफ्तार कर लिया है। घटनाओं पर हमने तत्काल जो है पुलिस ने एक्शन लिया। वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी बात बताई, उनके द्वारा दिशा निर्देश दिए। उस दिशा निर्देश के तहत हम लोगों ने काम किया। इस पर से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन से जानकारी प्राप्त हुई कि 3 लड़के, जिसमें से एक का नाम सूरज साहू, एक का नाम सूरज और तीसरा एक संजय करके, संजय साकेत, सूरज साकेत, ये तीनों जो है मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं कर रहे हैं। वो सूचना पर हम लोगों को पकड़ा तो इनके 3 मोबाइल प्लस एक एक्स्ट्रा मोबाइल भी मिला है। वो एक्स्ट्रा जो मोबाइल मिला है वो भी कहीं लूट का है, उनका हम उसका पता लगा रहे हैं, इसकी लूट का है। इसके अलावा एक CT 100 गाड़ी बरामद हुई है। मोबाइल की कीमत करीब 1.25 लाख रुपए है। और इसके अतिरिक्त एक अरहम उर्फ तमंचा एक बदमाश को पकड़ा है। प्रदेश भर में देवउठनी एकादशी मनाई जा रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में तुलसी पूजा का मंडप बनाने के लिए गन्ना और पूजन सामग्री से बाजार सज चुका है। आपको बता दें कि बाजार पूरी तरह से तैयार है और लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। और इस बार गन्ने की कीमतों की अगर बात की जाए तो बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले साल जो गन्ना 100 से 120 रुपए जोड़े के हिसाब से बिक रहा था, इस बार उसका दाम 170 रुपए जोड़ा हो चुका है। और इसके बावजूद लोगों में खरीदारी को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा। साथ ही आपको बता दें कि आज शुभ मुहूर्त में तुलसी विवाह के साथ में देवउठनी एकादशी का पर्व का समापन हो जाएगा। इस दिन हम लोग उपवास रखते हैं और गन्ना को मंडप बनाते हैं, तुलसी माता के सामने रखकर पूजा करते हैं। उसमें सिंघाड़ा, कोचई, कांदा जो भी रहता है, चना भाजी, लाल भाजी सब मिलाकर पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस दिन देवउठनी के दिन दीपावली के 11 दिन बाद भगवान विष्णु उठते हैं और इसके बाद से शुभ मुहूर्त शुरू होता है। शादी ब्याह का कार्यक्रम इसी के बाद से शुरू होता है। 4 महीना जो बंद रहता है वो अभी शुरू होगा। और इसमें मान्यता है कि गन्ने के मंडप में शालिग्राम और तुलसी मैया का विवाह करते हैं। जैसा विवाह होता है वैसी सामान्य विवाह होता है, वैसी भगवान का विवाह करते हैं। उसके बाद पटाखे फोड़ते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। देवउठनी एकादशी में हम गन्ने से मंडप बनाते हैं और तुलसी जी का विवाह करते हैं। तुलसी चौरा में हम शालिग्राम रखते हैं। मंडप की तरह अच्छे से सजाया जाता है, विधि विधान से पूजा किया जाता है। और मान्यता है कि देवताओं का लंबे समय से शयन के बाद वो उठते हैं। इसके बाद सभी शुभ कार्य का होना माना जाता है कि आश्वस्त होते हैं लोग कि इसके बाद जो भी होगा कार्यक्रम होगा शुभ कार्य के लिए आसानी से किया जा सकता है। गन्ने का 80 रुपये जोड़ी, 60 रुपये भी है, 70 रुपये भी है। देख के है गन्ना ऐसा नहीं, पिछले साल से वही रेट चल रहा है। हाँ, इस साल हो सका है तो कल बढ़ भी जाएगा, ऐसा है। गन्ने का रस रेट बढ़ जाएगा। स्टॉक अभी कम है, रात में पता नहीं और गिर जाएगा, क्या ठिकाना है। देवउठनी एकादशी के पर्व है और यहाँ तुलसी माता की पूजा करे जाते। दिमा मंडप के रूप में गन्ना के यूज़ करे जाते और तुलसी के पूजा शाम को ऐसी किए जाते जिसमें वो फूल वगैरह माला वगैरह से ऊपर स्मरण करे जाते और पूजा आरती किए जाते। क्या रेट लगा रहा है पिछले साल से पिछले साल के क्या रेट? गन्ने का भी इस साल तो 80 रुपये लगा रहे हैं, 80 से 100 रुपये तक है। पिछले साल भी ऐसे थे सेम रेट। ये कोई विज्ञापन नहीं, कोई विज्ञापन नहीं है। छत्तीसगढ़ के संभाग में
17 नवंबर को शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न होने के बाद अब 3 दिसंबर को मतगणना की जानी है और छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत 3 दिसंबर को होने वाले मतगणना कार्य के लिए 5 जिलों से आए लगभग 141 अधिकारियों को मंगलवार को आवश्यक प्रशिक्षण जिला पंचायत सभाकक्ष सरगुजा में दिया गया और इस दौरान प्रशिक्षण में राष्ट्रीय स्तरीय मास्टर ट्रेनर, कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बसना थाना प्रभारी आशीष वासनिक और उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उड़ीसा की ओर से 2 पहिया स्कूटी में नशीली टैबलेट लेकर आ रहे 2 व्यक्तियों को नशीली दवाओं के साथ में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि बसना थाना प्रभारी आशीष वासनिक मुखबिर सूचना मिली कि एक एक्सेस स्कूटी बिना नंबर जिसमें 2 व्यक्ति पदमपुर उड़ीसा से नशीली टैबलेट की बिक्री करने बसना की तरफ आ रहे हैं और वहीं सूचना पर बसना पुलिस टीम की तरफ से सिटी ग्राउंड बसना मुख्य रोड पर नाकेबंदी कर चेकिंग की जा रही थी और साथ ही चेकिंग के दौरान उड़ीसा की ओर से आ रहे 2 पहिया स्कूटी बिना नंबर को घेराबंदी कर पकड़ा गया और वहीं अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। विधानसभा निर्वाचन 2023 की मतगणना प्रक्रिया के समापन के बाद में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने जिला संयुक्त कार्यालय के सभा कक्ष में एक बैठक रखी थी जिसमें उन्होंने सभी उपस्थित जनों द्वारा मतदान दिवस तक निर्वाचन की प्रक्रिया में आपसी समन्वय और टीम भावना से किए गए कार्यों की सराहना की और इसी के साथ में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार लंबित आवेदनों के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बिहार से छठ मनाकर रायपुर लौट रहा एक परिवार नेशनल हाईवे 130 पर हादसे का शिकार हो गया। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार उदयपुर नाले के पास तेज रफ्तार कार सामने से आ रही बस में घुस गई और हादसे के बाद में बस पलट गई जबकि कार के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार 14 साल के किशोर की मौके पर मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए। वहीं सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया। साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर सारंगढ़ से जहां पर एक सनसनीखेज मामला सामने आया। जिले के ग्राम पंचायत रामटेक में रहने वाले एक व्यक्ति का शव खून से लथपथ झाड़ियों के पीछे मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। साथ ही आपको बता दें कि युवक को पहले तो गला दबाकर मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई लेकिन जब वे गला दबाने से नहीं मरा तो उसके सर पर पत्थर से कुचलकर आरोपियों ने उसे बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि मृतक गांव की ही रहने वाली एक युवती को रोजाना छेड़ा करता था, इसलिए युवती के पिता ने आक्रोश में आकर युवक को मौत के घाट उतार दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस थाना स्थल पर पहुंची और घटनास्थल पर तो अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। कनकवीरा चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रामटेक से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव का रहने वाला वासुदेव खड़िया जिसकी लाश खेत की झाड़ियों के पास प्राप्त हुई थी, शव पंचनामा ग्रामीणों से पूछताछ पर जो भी शंका जाहिर की गई तत्संबंध में पंचनामा करके पीएम रिपोर्ट प्राप्त किया गया था। पीएम रिपोर्ट में हत्यात्मक जो लक्षण पाए जाने से इस संबंध में कार्रवाई करके विधिवत कार्रवाई की गई और इसमें ये मामला स्पष्ट हुआ कि गांव के ही रहने वाले टीकाराम खड़िया और उसकी बेटी पुष्पा खड़िया ने मिल करके इस घटना को अंजाम दिया था। पुष्पा खड़िया के द्वारा उसे गला दबाने में सहयोग किया गया था। जब वो पूरा नहीं खत्म हो पाया तो उसके पिताजी के द्वारा पत्थर के सहारे उसके सिर पर वार किया गया था। इसका कारण ये स्पष्ट हुआ कि जो आरोपी बता रहे हैं उस अनुसार पुष्पा खड़िया को मृतक ने छेड़छाड़ का प्रयास किया था, जिस पर से मना करने के दौरान दारू के नशे में इस घटना को अंजाम दिया गया है। सीहोर में वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही और जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसका प्रमुख उद्देश्य यातायात नियमों के बारे में प्रत्येक आमजन को जागरूक करना है जिससे हर व्यक्ति यातायात नियमों के प्रति जागरूक हो सके और उनका पालन करे जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। आपको बता दें कि यातायात पुलिस की तरफ से सभी पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल पंप संचालक से समन्वय कर सभी वाहन चालकों से भी अपील की गई कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाएं और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर लगाएं। यातायात पुलिस और ये जागरूकता अभियान और यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई जारी रहेगी।
मामला झाबुआ जिले के थांदला तहसील के अंतर्गत खवासा चौकी के अंतर्गत का है। आपको बता दें कि घटना के अनुसार जंगल की झाड़ियों में एक महिला का शव देखा गया। महिला विवाहित बताई जा रही है और जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। जगदलपुर में हर जरूरतमंद व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले, यह शासन प्रशासन का प्रमुख लक्ष्य रहा है और इसी के तहत बस्तर जिले में नेत्र से संबंधित बीमारी मोतियाबिंद से जिले को निजात दिलाने के लिए 23 से 30 नवंबर तक दोबारा सघन सर्वे अभियान चलाया जा रहा है और कलेक्टर विजय दयाराम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बस्तर जिले को मोतियाबिंद मुक्त जिला बनाने के लिए विशेष प्रयास करने के साथ साथ नेत्र चिकित्सक के लिए विशेष अस्पताल अम्बक की सुविधाएं मरीजों को जरूरत के अनुसार मिलने के निर्देश भी दिए हैं। बालाघाट में विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत जिले में शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान के बाद अब 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने स्थानीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आरओ और एआरओ के साथ में मतगणना के संबंध में बैठक ली। बैठक में मतदान केंद्रों की संख्या, गणना पर्यवेक्षकों और माइक्रो ऑब्जर्वर के प्रशिक्षण के संबंध में मंथन किया गया। विलयगढ़ विधानसभा के धान उपार्जन केंद्रों में भी विधानसभा चुनाव का असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से ही धान खरीदी शुरू हो गई है और ऐसे में किसान धान बेचने मंडी बहुत ही कम पहुंच रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि कयास ये भी लगाया जा रहा है कि किसान भी चुनाव के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। धान उपार्जन केंद्र में धान बेचने आए किसान पुनीराम टंडन ने बताया कि वो भी धान बेचने मंडी आए हैं और 24 क्विंटल धान बेचा है और धानों की नमी चेक करके ही धान मंडी में लिए जा रहे हैं। केंद्र प्रभारी राजेश आदित्य और गिरजा शंकर साहू ने भी बताया कि धान उपार्जन केंद्र में किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में बारदाने उपलब्ध हैं और किसानों को कोई परेशानी ना हो उनका विशेष ध्यान भी रखा जा रहा है। साथ ही आगे कहा कि अभी वर्तमान में किसान बहुत ही कम धान लेकर मंडी पहुंच रहा है। छोटा किस्म का फसल अभी कट रहा है और जो बड़ा किस्म के अंतर्गत आते हैं वो फसल थोड़ा लेट है। बिक गया धान, नमी वगैरह चेक किए? हाँ चेक किए, नमी और बराबर नमी चेक हो रहा है। कितना धान बेचे आप? मैं अभी 60 तौल दिया हूँ धान। 24 क्विंटल। क्या रेट में खरीद रहे हैं? 2183 रुपए। इस बार क्या लग रहा है, धान को लेकर किसानों में उत्साह है? नहीं, सामान्य है। अभी जो चुनावी घोषणा हुआ है उसका भी असर क्या देखने को मिल रहा है यहाँ? तो अभी तो मंडी शुरू हुआ है और किसान में उत्साह तो है। ठीक है, अभी आवक कम है, मोटा धान ज्यादा आ रहा है। हाँ। यहाँ लगभग पंजीयन के बेस पे 71,000 कुंटल लगभग है। किसानों की क्या व्यवस्था है यहाँ? किसानों की क्या छाँव है, यहाँ पेड़ पे पानी वानी व्यवस्था रखा है पीने होने के लिए। सभी प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पर किसानों। अब तक कितने खरीदारी हो गई होगी? अब तक इसमें कल के डेट में 2834 कुंटल टोटल खरीदी हुआ है। अभी तक 49 किसान का धान खरीदी किया गया है, जिसमें के 1460 कुंटल 80 किलो हुआ है। अभी किसानों के लिए क्या व्यवस्था रखा गया है यहाँ पर, किस टाइप का व्यवस्था है? व्यवस्था ठीक है, बरदाना व सब पर्याप्त मात्रा में है। किसाने कैसे पहुँच रहे हैं यहाँ? अभी कम मात्रा में आ रहे हैं, जिससे कटाई हुआ उसके हिसाब से धीरे धीरे अभी तक आ रहे हैं किसान। धमतरी के केसकाल घाट की सड़क काफी जर्जर हो चुकी है, जिसकी रिपेयरिंग का कार्य शुरू किया गया है। रिपेयरिंग के बाद निश्चित रूप से यहां पर आने जाने वाले वाहनों को काफी सुविधा हो जाएगी, लेकिन अभी घाट का रिपेयरिंग कार्य प्रगति पर होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यहां पर साधारण कार्य शुरू होने की वजह से गाड़ियों को केसकाल से सिहावा, धमतरी, रायपुर रूट पर डाइवर्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस वजह से सिहावा बोरई रोड में भारी जाम भी लगा हुआ है। अधिकारियों के अनुसार ये रिपेयरिंग कार्य 30 नवंबर तक चलेगा।
सामरीपाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम संभाग में सीआरपीएफ के 62 बटालियन ने सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया और सिविक एक्शन कार्यक्रम में गांव के जरूरतमंद ग्रामीण महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को दैनिक उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री जैसे कि कंबल, साल और साथ ही बर्तन, मच्छरदानी का वितरण किया गया। कार्यक्रम में राम बहादुर सहायक कमांडेंट ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा के साथ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार की तरफ से चलाई जा रही सिविक एक्शन कार्यक्रम के माध्यम से यहां के ग्रामीणों को मिले ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की पहली प्राथमिकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।